हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा थर्ड पेपर की यूनिट 3 का पार्ट 2 है। इसमें आगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखेंगे। आज ये जो अभी हम पढ़ने वाले हैं इसमें से 2 से 3 मार्क्स एग्ज़ाम में पक्का ही आते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्टिंग की कुछ चीज़ें सिंपल हैं, इन्हें देख के आपको ये ना लगे कि हमें तो ये आता है और फिर आप इन्हें स्किप कर देते हैं और बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपकी रह जाती हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये स्टार्ट करते हैं। Regulation of interest rates. The RBI is authorized to regulate interest rates under Section 21 of the Banking Regulation Act. बैंकिंग के अंदर इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट आरबीआई करता है और इसका जो सेक्शन है वो अंडर सेक्शन 21 ऑफ बीआर एक्ट है। दिस इंक्लूड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर लोन एंड एडवांस एज वेल एज डिपॉजिट। जैसे कि आपको पता है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लोन एंड एडवांसेस जो दिया जाता है उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, प्लस जो डिपॉजिट या सेविंग्स बैंक लेता है उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है कहीं ना कहीं वो भी बैंक का प्रॉफिट ही होता है। जैसे हमने जो डिपॉजिट लिया उस पर 5% या 3% इंटरेस्ट जो है दिया जा रहा है पब्लिक को, और उसी के वही पैसा लेके हमने पब्लिक को एडवांस दे दिया, उस पर हमने उनसे 8% इंटरेस्ट वसूला। तो ये जो डिफरेंस होता है वो बैंक की इनकम कहलाता है। इसे इसीलिए रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है, इसी पर बैंक का प्रॉफिट भी डिपेंड करता है। इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। सिंपल ये चीज़ है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। आगे इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पहले हम थोड़ी सिंपल चीज़ों को देख ले रहे हैं। स्टार्टिंग में क्या कहना चाहता है, देखिए, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट जैसे कि बोला जा रहा है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट वर नॉट रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। पहले ये रिज़र्व बैंक के द्वारा रेगुलेट नहीं किया जाता था, लेकिन अब इट वाज ओपन टू द बैंक टू डिसाइड देयर डिपॉजिट रेट फ्रीली। पहले बैंक अपने अकॉर्डिंग जो है इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया करते थे। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट वॉज प्रोहिबिटेड। करेंट अकाउंट पे जैसे कि हमें पता है कि कोई भी इंटरेस्ट यहाँ नहीं लगता है। आगे हम देखते हैं, interest rate on loan and advances. Currently, the direction of RBI regarding interest rate of advance cover only finance to weaker section, exporter and certain small loan and DRI. अभी यानी कि ये बताना चाहता है कि RBI जो है वीकर सेक्शन जितने भी हैं उनके लिए इंटरेस्ट रेट, एक्सपोर्टर्स के लिए और जो स्मॉल लोन्स हैं उन सब के लिए इंटरेस्ट रेट आरबीआई ही डिसाइड करता है, क्योंकि इनसे ज़्यादा इंटरेस्ट ना वसूला जाए बैंकों के द्वारा, इसीलिए इनका रेगुलेशन जो है आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। इंटरेस्ट रेट जो लोन पे लगाया जाता है वो बीपीएलआर सिस्टम था जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था 2003 में। बाद में ये रिप्लेस होके बेस रेट से चेंज हो गया। ये देखिए यहाँ एक क्वेश्चन बनता है जो दिया हुआ है, द बेस रेट सिस्टम रिप्लेस द बीपीएलआर सिस्टम विथ इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1 2010। 2010 में बीपीएलआर जो रिप्लेस हो गया वो किससे हो गया, बेस रेट सिस्टम से हो गया। तो यहाँ पर ये सारी सिंपल चीज़ें इंटरेस्ट रेट के लिए दी गई हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ खास क्वेश्चन इसमें से नहीं बनता, इसलिए अब हम आगे देखेंगे। देखिए, ये चीज़ जो कि हम देख चुके हैं कि बेस रेट कब आया इफेक्ट में, ये आया 1 जुलाई 2010 से। सिर्फ एक ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। उसके बाद उसूरियस लोन एक्ट 1918, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये एक्ट कब आया, तो इसका सन आपको याद रखना है कि ये इफेक्ट में कब आया। अब ये एक्ट क्या है इसको शॉर्ट में हम समझ लेते हैं। पहले जैसे आपको पता है मुनीम हुआ करते थे, सूदखोर हुआ करते थे, काफ़ी ज़्यादा ब्याज वो वसूला करते थे। इसको रोकने के लिए उसूरियस एक्ट, लोन एक्ट लाया गया था ताकि ज़्यादा ब्याज ना वसूला जाए। फिर नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। अब देखिए, क्योंकि ये सारे एक्ट लाए गए थे ताकि वीकर बोरोअर्स को बचाया जा सके सूदखोरों से, लेकिन इसका मतलब फिर ये नहीं है कि बैंकिंग इसमें इसके कारण से लॉस में चला जाएगा। उन्हें भी कुछ राइट्स दिए गए थे ताकि वो भी अपने जो है प्रॉफिट्स को देख सके, तो उसके लिए फिर प्रोटेक्शन टू इंटरेस्ट रेट लाया गया था। सेक्शन 21A ऑफ बीआर एक्ट में ये चीज़ मेंशन है। ये क्या कहता है प्रोविजन, दिस प्रोविजन इज given an overriding effect over the provision of the Usurious Loan Act 1918। इसको ओवरराइड इफेक्ट कौन देता है, सेक्शन 21A ऑफ बीआर एक्ट। तो ये प्रोटेक्शन लाया गया था इनके लिए।
आगे इसमें हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम। अब पेमेंट सिस्टम है क्या, एक ने जैसे पेमेंट लिया है दूसरी पार्टी उसे पेमेंट देगी, तो जब तक पेमेंट फाइनली लास्ट पार्टी तक नहीं चला जाता, इसको पूरे को जो है देखने के लिए रेगुलेशन बनाया गया था पेमेंट सिस्टम का। जैसे हम क्लियरिंग देखें, आरटीजीएस देखें, क्लियरिंग में भी जब एक पार्टी किसी को चेक देती है तो वो दूसरे बैंक का चेक है उसमें लगाया जाता है क्लियरिंग में, फिर जब तक फाइनल पेमेंट उनका नहीं हो जाता, ये पूरा सिस्टम जो कहलाता है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम कहलाता है। तो उससे रिलेटेड कुछ रेगुलेशंस इसमें बनाए गए हैं, उसको हम देखेंगे। आजकल जैसे सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक होता है तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं, उसके बारे में यहाँ डिटेल में बताया गया है। ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से हम देखेंगे। इसके लिए एक्ट बनाए गए थे, द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है इसका फुल फॉर्म का बनता है, शॉर्ट आपको दिया रहेगा, जैसे PSS इसका फुल फॉर्म क्या है, BPSS इसका फुल फॉर्म क्या है। ये क्वेश्चन इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, बाकी इसका कोई ऐसा मीनिंग नहीं आता है एग्ज़ाम में। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हुआ, RTGS, NEFT हुआ, इन सब के शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे जो है दिए गए हैं, आपको उसका फुल फॉर्म याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और बहुत सिमिलर से वर्ड्स देते हैं, आपको भले डेली बेसिस पे चीज़ें पता हो कि इसका फुल फॉर्म यही होता है, बट एग्ज़ाम में ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा कि आप फिर भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि NEFT का एक्चुअल फुल फॉर्म क्या होता है। ऐसे क्वेश्चंस लास्ट टाइम आए थे जो बहुत कंफ्यूज लोगों को उसने किया था, और NEFT का फुल फॉर्म भी कई लोग सही नहीं लगा पाए थे, इसलिए आप इनके फुल फॉर्म अच्छे से याद रखिएगा। BPSS का, RTGS का, NEFT का, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम रेगुलेशन 2008, और ये कब आया था इसका सन याद रखिएगा। बाकी ज़्यादा यहाँ से और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके फुल फॉर्म्स आपको बस याद रखने हैं। उसके बाद आगे देखते हैं इंटरनेट बैंकिंग गाइडलाइन, इसके बारे में यहाँ डिटेल में नहीं बताया गया है, आगे चैप्टर्स हैं जो पर्टिकुलर इससे रिलेटेड ही हैं उनमें डिटेल में हम देखेंगे। ऐसे ही रेगुलेशन ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है जिसकी डिटेल हम आगे जाके पूरी पढ़ेंगे, इसलिए शॉर्ट में अभी इसमें सिर्फ इतना जान लेते हैं। जैसे फॉरेन एक्सचेंज हुआ, डेरिवेटिव्स हुआ, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं, उसकी पूरी डिटेल में हम आगे स्टडी करेंगे। इसलिए यहाँ अभी इन्होंने कुछ ज़्यादा डिटेल दी भी नहीं है जिसमें से क्वेश्चन बन सके, इसीलिए आगे हम देखते हैं। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें चालू हो रही हैं, इसलिए इन्हें अब आप ध्यान रखिएगा, इसके नोट्स बनाते चलिएगा, या फिर आपने बुक ली है तो उस पर टिक मार्क करते चलिएगा। अकेला ये जो टॉपिक अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूरे चांसेस हैं एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, इनको आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसको देखते हैं हम, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, और यही टॉपिक आपको जो फर्स्ट पेपर है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग उसमें भी मिलेगा। अगर आप यहीं से अच्छे से समझ लेते हैं तो वहाँ पे आपको फिर ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। ये दोनों बुक को कवर करेगा, फर्स्ट पेपर में भी आपको काम आएगा और लास्ट पेपर में भी आपको काम आएगा। देखिए बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन है क्या, ऑम्बर्ड्समैन इज़ जनरली एन अथॉरिटी ऑफिशियल अपॉइंटेड टू सर्विस एंड इन्वेस्टिगेट ऑन द पब्लिक ग्रीवेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इसको शॉर्ट में हम समझें तो जैसे बैंकिंग है या कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर है, अगर पब्लिक को उनसे किसी तरह की शिकायत होती है, उन्हें उससे प्रॉपर सर्विस नहीं मिलती है, या फिर उनकी अगर सुनवाई नहीं होती है, ऐसी कंडीशन में वो पब्लिक बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन से कंप्लेंट उनकी कर सकती है। और वहाँ पे कंप्लेंट करने के लिए फिर उनको सिर्फ रिटर्न में ही एप्लीकेशन देना होता है, और उसके बदले में यदि वहाँ पे बैंक गलत पाया जाता है तो उसका जो है उसके बदले में उन्हें फिर अवार्ड मिलता है, जो उसके बदले में जो पैसा उन्हें दिया जाता है उसे अवार्ड बोला जाता है। तो ये बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन है, यानी कि उनकी जो शिकायतें होती हैं कस्टमर्स की वो यहाँ पर सुनी जाती है। एक पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट किया जाता है जो कि RBI अपॉइंट करता है, और वो उनकी शिकायतों को सुनता है। तो ये है बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन का मतलब। इसको आगे हम देख लेते हैं। देखिए पब्लिक ग्रीवियंस यानी उनकी शिकायतों को सुनता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट के खिलाफ। आगे देखिए हम देखते हैं द बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन इज़ एन अथॉरिटी ओरिजिनली इस्टेब्लिश अंडर द बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन स्कीम 1995। ये इस सन के अंतर्गत बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन स्कीम आई थी।
बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि इसे अपॉइंट कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन को कौन अपॉइंट करता है, तो आरबीआई अपॉइंट करता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, कौन से सेक्शन के अंतर्गत ये आता है, ये आता है सेक्शन 35A ऑफ BR एक्ट। अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था कि बैंक आरबीआई इंस्ट्रक्शन देता है सभी बैंकों को, उसके लिए दो सेक्शन बताए गए थे, एक सेक्शन 21 और एक था सेक्शन 35A। सेक्शन 21 था अगर लोन एंड एडवांसेस से रिलेटेड डायरेक्शन वो देता है तो वो 21 के अंतर्गत कवर हो रहा था, और जो जनरल डायरेक्शंस होते हैं वो 35A में कवर हो रहे थे। इसी तरीके से बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन को भी इसी में कवर किया गया है, क्योंकि ये जो जनरल इश्यूज़ होते हैं उसी में अगर कोई शिकायत पब्लिक को होती है तो वो कंप्लेंट करता है फिर बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन को, इसीलिए इसे इसी सेक्शन के अंतर्गत रखा गया है। ये वही सेक्शन है जिसमें जनरल डायरेक्शंस जो देता है बैंकों को आरबीआई। तो सेक्शन 35A ऑफ BR एक्ट, इसे याद रखिएगा, ये अपने आप में क्वेश्चन बन रहा है। द स्कीम एम एट रिजोल्यूशन एंड सेटलमेंट ऑफ कंप्लेंट, ये देखिए बोलना चाहता है रिजोल्यूशन एंड सेटलमेंट ऑफ कंप्लेंट, जो भी कंप्लेंट्स आती हैं पब्लिक की उन्हें जो है सेटल करना, उनका रिजोल्यूशन उन्हें देना, ये इनका काम होता है। ऑफ द बैंकिंग पब्लिक अगेंस्ट द कमर्शियल बैंक, आरआरबीज एंड शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स, यानी जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं, जितने भी आरआरबीज हैं, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये जो सारे बैंक हैं अगर इनके खिलाफ पब्लिक को कोई कंप्लेंट होती है तो इनके अगेंस्ट वो फिर बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन में जा सकता है। लास्ट टाइम ये कब मॉडिफाइड हुआ था उसके बारे में इसने बताया है। इट वॉज मॉडिफाइड बाय द बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन स्कीम 2002 को ये मॉडिफाइड हुआ था, एंड लेटर बाय द बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन स्कीम 2006, उसके बाद 6 में हुआ था। टू एनलार्ज द एक्सटेंड एंड स्कोप, फिर ये आगे कुछ चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो अभी आपको 2-3 चीज़ें ऊपर जो यहाँ से क्लियर हुई, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन अपने आप में यहीं बन रहे हैं, तो इनको ज़रूर आप याद रखिएगा। अभी जितनी बातें हमने की, अब आगे हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कीम इनेबल रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कंप्लेंट्स का रिजोल्यूशन देना। ठीक है, उसके बाद आगे इसमें हम देखते हैं डेफिशिएंसी इन बैंकिंग और अदर सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ। अब ये सारी जो हैं चीज़ें बताई गई हैं कि इनमें से अगर कोई दिक्कत उन्हें होती है तो वो बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन को कंप्लेंट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या हैं, बहुत सारे दिए गए हैं, जैसे नॉन पेमेंट ऑफ इनऑर्डिनेट डिले इन द पेमेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ चेक, यदि टाइम पर चेक का पेमेंट नहीं होता है तो वो वहाँ पे कंप्लेंट कर सकता है। नॉन एक्सेप्टेंस विदाउट सफिशिएंट कॉज ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन नोट, जो छोटे नोट्स होते हैं या सिक्के होते हैं, यदि बैंक उन्हें स्वीकार नहीं करता है तो। नॉन एक्सेप्टेंस विदाउट सफिशिएंट कॉज ऑफ कॉइन, ये कॉइन्स का यहाँ हो गया। ये स्मॉल डिनोमिनेशन नोट्स यानी छोटे जो नोट्स होते हैं जैसे 1 रुपये का, 2 रुपये का, वो इसके अंतर्गत बोल रहे हैं। कॉइन्स का बोल रहे हैं अगर पेमेंट में आपको डिले किया जाता है, आपके ट्रांसफ़र, इस तरीके से कुछ चीज़ें दी गई हैं। जैसे आपको अकाउंट अगर खोलना है, बिना किसी रीज़न के बैंक मना कर रहा है कि वो आपके अकाउंट नहीं खोलेगा, ऐसे बहुत सारे डेली वाली चीज़ें जो बैंकिंग करता है, लेकिन यदि वो आपको डिनाई कर रहा है, आपका काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए ही फिर बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन में जाया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स दिए गए, इन्हें भी आप रीड कर सकते हैं। यहाँ से ऐसा पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं वही बस आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। यहाँ पे ये सारे दिए हुए हैं कि क्या क्या है, तो यही सारे पॉइंट्स हैं, इनको आप ऐसे ही फिर रीड कर लीजिएगा। आगे ज्यूरिडिक्शन एंड प्रोसीजर, ये इंपॉर्टेंट है। अगेन इसमें से फिर 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। देखिए क्या क्या है, इसको हम देखते हैं। द लोकेशन एंड द टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द ऑम्बर्ड्समैन आर एज स्पेसिफाइड बाय रिजर्व बैंक। अगेन ये कह रहा है कि इसे कौन अपॉइंट करता है, तो उसे आरबीआई अपॉइंट करता है। ये बार बार हम कह रहे हैं, इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन को कौन अपॉइंट करता है, आरबीआई करता है। अ कंप्लेंट मे बी मेड इन राइटिंग बाय अ पर्सन हिमसेल्फ, कंप्लेंट की कैसे जाती है, तो कंप्लेंट सिंपल राइटिंग में एक एप्लीकेशन देकर की जाती है और कोई इसका वैसा तरीका नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी बनेगा कि कंप्लेंट कैसे की जाती है, तो कंप्लेंट सिंपली राइटिंग में की जाती है। ठीक है, द कंप्लेंट हैड बिफोर मेकिंग अ कंप्लेंट टू द बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन। अब ये अगेन राइटिंग वाली बात हमने कर ली कि राइटिंग में दी जाती है। इसके बाद आगे जैसे लिखा है, हैड नॉट रिसीव्ड एनी रिप्लाई विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। अब इसमें क्या रहता है कि एकदम डायरेक्टली वो बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन को कंप्लेंट नहीं करेगा। सबसे पहले प्रोसीजर ये है कि यदि किसी व्यक्ति को बैंक से शिकायत होती है,
अब ये जो व्यक्ति होता है वो डायरेक्टली बैंकिंग ऑम्बड्समैन को कंप्लेंट नहीं करेगा। सबसे पहले उसे अपनी रिटर्न एप्लीकेशन बैंक को देनी होगी और 1 मंथ का वेट करना होगा। यदि बैंक उसको कोई भी रिजोल्यूशन विद इन 1 मंथ नहीं दे पाता, तब फिर वो वहाँ पे उन्हें अप्रोच करेगा बैंकिंग ऑम्बड्समैन को। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि बैंक में एप्लीकेशन देने के बाद कस्टमर को कितने दिन वेट करना होगा, तो उसे 1 मंथ का वेट करना होगा। ठीक है। इसके बाद द कंप्लेंट इज़ मेड नॉट लेटर देन 1 ईयर आफ्टर द कंप्लेंट हैज़ रिसीव्ड। अब ये वाला जो बी पॉइंट है वो क्या कहना चाहता है कि जो भी कंप्लेंट होती है उससे 1 साल के अंदर ही उसे बैंकिंग ऑम्बड्समैन को अप्रोच करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत 2-3 साल पुराना केस हो गया और अब हम वहाँ जा रहे हैं। जब भी कोई केस अगर होता है तो 1 साल के अंदर ही उसे बैंकिंग ऑम्बड्समैन में कंप्लेंट वो कर सकता है, उसके बाद वो वहाँ कंप्लेंट नहीं कर सकता है। इस तरीके से ये पॉइंट्स आगे दिए हुए हैं। द कंप्लेंट इज़ ऑन रिस्पेक्ट ऑफ सेम सब्जेक्ट मैटर विच वॉज सेटल्ड। अब ये कहना चाहता है कि जो ऑलरेडी सेटल्ड हो चुके हैं सेम सब जो है मैटर को बार बार बैंकिंग ऑम्बड्समैन में नहीं ले जाया जा सकता है। द कंप्लेंट डजंट पर्टेन द सेम ऑब्जेक्ट विच एनी प्रोसीडिंग बिफोर एनी कोर्ट। जो मैटर्स पहले से कोर्ट में ले जा चुके हैं वो कोर्ट वाले मैटर को बैंकिंग ऑम्बड्समैन में नहीं ले जाया जा सकता है। इस तरीके से देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये पूरा बैंकिंग ऑम्बड्समैन यहाँ पे 2 पेज में समझाया गया है और कुछ केस भी दिए हुए हैं। इससे रिलेटेड कुछ केस हुआ था जिसका एग्जांपल इन्होंने दिया है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इन रीसेंट केस दुर्गा होटल कॉम्प्लेक्स वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए 2 पेज का जो है पूरा ऑम्बड्समैन को समझाया गया है। तो इस तरीके से हम रीड तो इसे कर नहीं सकते क्योंकि रीड करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और रीड तो सिंपली आप भी कर सकते हैं। ये पूरा यहाँ तक बैंकिंग ऑम्बड्समैन का टॉपिक है। लास्ट में इनमें से और इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या निकल के आ रही है वो एक पेपर में मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, उसके नोट्स आप बना लीजिए ताकि यहाँ पे हमारा टाइम सेव हो सके। रीड सिंपली आप कर लीजिएगा, बट इन सब का कंक्लूजन क्या निकल रहा है वो मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो शॉर्ट में हम फिर से पूरा देख ले रहे हैं बैंकिंग ऑम्बड्समैन। सबसे पहला जो इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकला था, जो क्वेश्चंस इसमें से पूरे टॉपिक से निकल कर आ रहे हैं कि ये कौन से सेक्शन के अंतर्गत आया है, 35A ऑफ BR एक्ट। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें से ये बनेगा। सेकेंडली जो इसमें नहीं दी गई हैं 2-3 चीज़ें और मैं आपको बता दे रही हूँ ताकि अगर वो भी साइड से आती हैं एग्ज़ाम में तो वो भी आप कवर सकें। इसमें मैक्सिमम कितना इसमें अवार्ड मिल सकता है, तो मैक्सिमम कंपनसेशन जो इसमें मिलता है वो इसमें मिलता है 20 लाख तक का। 20 लाख तक का मैक्सिमम कंपनसेशन मिलता है। 20 लाख तक के केस को ही केवल बैंकिंग ऑम्बड्समैन में ले जाया जा सकता है। यदि इससे ऊपर का केस है तो उसे फिर बैंकिंग ऑम्बड्समैन में नहीं ले जाया जा सकता है। इसके अलावा 1 लाख रुपए का अलग से मेंटल हैरेसमेंट के लिए मिलता है। यदि मेंटली आप टॉर्चर हुए हैं उस केस से तो उसके लिए 1 लाख रुपए अलग से पे किया जाता है। थर्ड इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ मिलती है, ये किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो ये अपॉइंट किया जाता है बाय RBI। ठीक है, ये इसमें से थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें से बनता है कि इसमें जो कंपनसेशन आपको मिलता है वो क्या कहलाता है, तो वो अवार्ड कहलाता है। ये भी एक क्वेश्चन है कि बैंकिंग ऑम्बड्समैन में क्या फिर दिया जाता है, तो वो अवार्ड, कंपनसेशन ऐसे वर्ड्स ऑप्शन में लिखे होते हैं तो वो अवार्ड कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कि यदि आप जो कस्टमर है वो बैंकिंग ऑम्बड्समैन के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं होता तब वो आगे कहाँ अप्रोच कर सकता है, तो वो डेप्यूटी गवर्नर को आगे कंप्लेन कर सकता है यदि वो बैंकिंग ऑम्बड्समैन के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो। ठीक है, ये डेप्यूटी गवर्नर को अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है इम्पॉर्टेंट, ये अभी हमने कितने देख लिए, 5 क्वेश्चन देख लिए। सिक्स्थ जो क्वेश्चन है इसमें से बन सकता है कि कस्टमर बैंकिंग ऑम्बड्समैन को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकता, पहले उसे बैंक में एप्लीकेशन देनी होगी और उसके बाद 1 मंथ का वेट करना होगा। अगर 1 मंथ में भी उसे प्रॉपर सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिलता देन फिर वो बैंकिंग ऑम्बड्समैन को रिटर्न में अपनी एप्लीकेशन देगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देना है, फिर 1 मंथ का उसे वेट करना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए। इसमें से भी एक क्वेश्चन बनता है।
उसके बाद नेक्स्ट 7 क्वेश्चन बनता है कि केस जो है 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, नॉट ओल्डर देन 1 ईयर। 1 साल के जो अंदर का केस है केवल वही वहाँ पे जाएगा बैंकिंग ऑम्बड्समैन में। अगर इससे पुराना वो केस हो गया है तो फिर वो बैंकिंग ऑम्बड्समैन में नहीं जाएगा। बाकी हमने देख लिया था कि 20 लाख से ऊपर तक का केस जो है वो वहाँ नहीं जाएगा। कोई भी कोर्ट केस अगर है तो वो बैंकिंग ऑम्बड्समैन में उसकी सुनवाई नहीं होगी, उसकी सुनवाई फिर कोर्ट में ही चलेगी। यहाँ अगर जाना है तो कोर्ट केस से पहले आपको बैंकिंग ऑम्बड्समैन में रिक्वेस्ट करनी होगी, उसके बाद फिर आप कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट में जाया हुआ केस बैंकिंग ऑम्बड्समैन में नहीं आएगा। तो ये पूरा जो सारी चीज़ें हमने देखी उसमें से ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, उनमें से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आने के पक्का चांसेस हैं, इसीलिए इसे याद रखिएगा। और ये फर्स्ट में और थर्ड में दोनों पेपर में आपको बहुत काम आएगा, इसीलिए इसे आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, रिजर्व एंड फंड की बात हो रही है तो इसको हम देख लेते हैं शॉर्ट में। हर बैंकिंग को अपना रिजर्व जो है रखना होता है, कुछ पार्ट अपने प्रॉफिट का, तो वो ये क्वेश्चन बोलना चाहता है। ये सबसे पहले सेक्शन देखा जाएगा कि क्रिएट अ रिजर्व फंड अंडर सेक्शन 17(1) ऑफ BR एक्ट। BR एक्ट के 17(1) के अकॉर्डिंग इन्हें अपना रिजर्व मेंटेन करना होगा, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपना प्रिपेयर करना होगा, वो सेक्शन 29 के अंतर्गत करना होगा। एवरी ईयर अ सम इक्वलेंट नॉट लेस देन 20%, यानी कि कम से कम 20% इन्हें अपने प्रॉफिट का रिजर्व में डालना होगा। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहला कि कौन से सेक्शन के अंतर्गत रिजर्व रखना है, P&L किस सेक्शन के अंतर्गत बनाना है और कितना % रखना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है, इसे आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन क्या बना हमारा, 20% ऑफ प्रॉफिट का रिजर्व में रखना है। एग्जेम्पशन फ्रॉम कंट्रीब्यूशन, क्या कोई एग्जेम्पशन है? एग्जेम्पशन केवल उन्हें है जिनका एडिक्वेट पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व इन रिलेशन टू द डिपॉजिट लाइबिलिटी। यदि उनका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेड अप कैपिटल है तो फिर उन्हें रखने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे जनरली कमी होता है। क्वेश्चन सिर्फ इसमें से ये वाला बन रहा है, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये आगे की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अप्रोप्रिएशन फ्रॉम रिजर्व फंड शेयर प्रीमियम अकाउंट। अप्रोप्रिएशन ऑफ एनी अमाउंट फ्रॉम द रिजर्व फंड और द शेयर प्रीमियम अकाउंट हैज़ टू रिपोर्टेड टू द रिजर्व बैंक विद इन 21 डेज़। 21 डेज़ के अंदर इसे रिपोर्ट करना होगा RBI को कि आपने रिजर्व रखा हुआ है। आगे और देख लेते हैं। ये देखिए फॉरेन बैंक का दिया हुआ है कि फॉरेन बैंक डू नॉट अप्लाई टू फॉरेन बैंक। ये जो रिजर्व रखने का है कॉन्सेप्ट, ये फॉरेन बैंक्स पे अप्लाई नहीं होता है, यानी कि फॉरेन बैंक अगर नहीं भी रिजर्व रखता है तो वो चलेगा, इन्हें मैंडेटरी नहीं होता है। आगे बात करें मेंटेनेंस ऑफ कैश रिजर्व। कैश रिजर्व रेशियो, जैसे कि हमें पता है कि ये सिंपली तो बैंकिंग का जब आपने पढ़ा था तब पढ़ा ही होगा कि CRR क्या होता है, SLR क्या होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ क्या बनेगा वो इंपॉर्टेंट है। तो CRR क्या होता है जनरली आप जानते ही हैं, बट हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि बैंकिंग को अपने जो है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी जो होता है उसका कुछ पार्ट रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, वो CRR कहलाता है। तो ये सबसे पहले कि किसका रखा जाता है, तो NDTL वर्ड ये कहलाता है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। CRR किस पे कैलकुलेट होता है, CRR NDTL पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। कौन से सेक्शन के अंतर्गत आता है, तो ये आता है सेक्शन 42 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ BR एक्ट खत्म है, यहाँ हम बात कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो सेक्शन 42 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बताता है CRR के बारे में। 2 क्वेश्चन यहाँ बन गए। सबसे पहला कि किसका होता है %, तो ये NDTL का होता है। सेकेंडली सेक्शन 42 ऑफ RBI एक्ट, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे scheduled bank. A scheduled bank is a bank including in second schedule of the reserve bank. scheduled bank को ये मेंटेन करना होता है। अब scheduled bank होते क्या हैं? scheduled bank वो हैं जो सेकंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है उसका सेकंड शेड्यूल होता है, उसके अंदर जो बैंक लिस्टेड हैं वो शेड्यूल्ड बैंक कहलाते हैं। अब शेड्यूल्ड बैंक की जो
क्राइटेरिया रखा गया है वो क्या है एक्चुअली, इट हैज़ अ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व ऑफ एन एग्रीगेट वैल्यू नॉट लेस देन 5 लाख। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैल्यू पूछी जाएगी। शेड्यूल्ड बैंक में आने के लिए मिनिमम कैपिटल बैंकों की क्या होना चाहिए, तो वो 5 लाख होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देख लिए, इन्हें आप याद रखिएगा। बाकी सिंपल चीज़ें नीचे दी हुई हैं, ये ज़्यादा काम की नहीं है, इसलिए इन्हें आप जस्ट सिंपली रीड कर लीजिएगा। यहाँ से जो 2-3 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। आगे हम चलते हैं, यहाँ फिर ज़्यादा ऐसा कुछ काम का नहीं है। नीचे हम आते हैं, रिजर्व बैंक कैन नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन एनी पोर्शन ऑफ CRR बैलेंस ऑफ बैंक। CRR पे RBI कितना इंटरेस्ट पे करता है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें रहेगा कि कोई भी इंटरेस्ट RBI पे नहीं करता है। रिटर्न, इनका रिटर्न फाइल करना होता है। एक क्वेश्चन इसमें से भी बनेगा, एवरी शेड्यूल बैंक हैज़ टू सबमिट अ रिटर्न to the Reserve Bank showing its demand and time liability and borrowing from bank in India, classifying them into demand and time liability। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, बट इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ से देखते हैं। The return has to be as at close of business on each alternate Friday। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि जितने भी अल्टरनेट फ्राइडे होते हैं क्लोज ऑफ बिजनेस, हर अल्टरनेट फ्राइडे पे ये रिटर्न भरना होता है। तो ये आता है एक्चुअली एग्जाम में, अल्टरनेट फ्राइडे, अल्टरनेट वेडनेसडे, अल्टरनेट सैटरडे, अल्टरनेट संडे। तो वर्ड याद रखिएगा फ्राइडे। जो भी रिटर्न यहाँ पे भरना होता है RBI को, सभी बैंकों को, वो अल्टरनेट फ्राइडे पे ही भरे जाते हैं। ठीक है, तो फ्राइडे को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बैंकिंग के लिए। अब इसके आगे वो कहता है कि एंड हैज़ नॉट बी सेंट नॉट लेटर देन 7 days आफ्टर द डेट विच इट इज़ रिलेटेड। यानी कि जिस ऑल्टरनेट फ्राइडे में इसे ये सबमिट करना था, अगर वो नहीं कर पाते तो उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर उन्हें कर ही देना है, इससे ज़्यादा लेट फिर नहीं करना है। ठीक है, फिर आगे ये चीज़ें लिखी हुई है कि कुछ फिर बैंक 20 डेज़ भी ले सकते हैं, ये मंथ भी ले सकते हैं। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, या तो 20 डेज़ का बनेगा या फिर ये ऑल्टरनेट फ्राइडे का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। मंथली वाला भी रहता है कि कुछ बैंक में परमिटेड टू फाइल मंथली रिटर्न विद इन 20 days आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ। यानी कि जब मंथ कंप्लीट हो जाता है उसके बाद 20 डेज़ के अंदर फिर इन्हें रिटर्न फाइल अपना रिटर्न जो है बैंकों को करना होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। पेनल्टी, यदि वो नहीं टाइम से कर पाते तो उस पर इंटरेस्ट लगता है, पैनल इंटरेस्ट लगता है। कितना लगता है? 3% स्टार्टिंग में। यदि ये फिर उससे ज़्यादा टाइम हो जाता है तो नेक्स्ट फोर्टनाइट तक पहुंच जाते हैं तो 5% हो जाता है, और अगर थर्ड फोर्टनाइट तक पहुंच जाते हैं तो यही चीज़ फिर जाके आगे 7% हो जाती है। पहले 3% होता है, उसके बाद आगे 5% होता है, उसके बाद फिर ये और ज़्यादा फाइन इस पर लगाने लगते हैं। ठीक है, इसको आप और सिंपली यहाँ से देख लीजिएगा। तो ये पेनल्टी का मैन रहता है। इसके बाद देखिए आगे यहाँ दिया हुआ है कैश रिजर्व एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक बिफोर द 20। ये तो वही चीज़ें दी हुई है, अल्टरनेट फ्राइडे वगैरह वगैरह, तो इसको आप छोड़ दीजिए। और अल्टरनेट फ्राइडे पे यदि हॉलीडे होता है तब फिर क्या करना है, प्रीसीडिंग वर्किंग डे, एक दिन पहले ले लेना है। ठीक है, अब ये SLR के बारे में बता रहा है, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। वो हमने पढ़ा कि 42 ऑफ RBI एक्ट क्या बताता है, CRR के बारे में बताता है। और यहाँ है सेक्शन 24 ऑफ BR एक्ट। ठीक है, वो RBI एक्ट था, ये BR एक्ट है। वहाँ RBI क्यों लग रहा है? क्योंकि वो जो रिज़र्व रखा जाता है RBI के पास रखा जाता है। और यहाँ बैंकिंग रेगुलेशन क्यों लग रहा है? क्योंकि ये जो रिज़र्व रखा जाता है बैंक खुद अपने पास रखता है, RBI के पास नहीं जाना पड़ता, इसलिए RBI को उससे ज़्यादा मतलब नहीं होता। तो ये इसलिए सेक्शन ये मान लीजिए कि बताया गया है BR एक्ट में, RBI ने अपने एक्ट में नहीं लिया है। वो 42 था, ये 24 है, सेक्शन उल्टा है दोनों का, इसलिए ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। मैक्सिमम जो SLR हो सकता है 40% तक का हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, इसे याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी बनता है कि मैक्सिमम कितना SLR हो सकता है, तो ये 40% तक हो सकता है। अब इसके रिटर्न्स की भी बात इन्होंने कही है कि ये अगेन ये सारी चीज़ें सेम है वहीं पे जैसे चल रहा था अपना, नॉट लेटर देन 20 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। अगर ये मंथली जाता है तो मंथ ख़त्म होने के बाद 20 डेज़ के अंदर ये हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा टाइम लंबा नहीं खींचना चाहिए। ऑल्टरनेट फ्राइडे की बात इसमें भी हो रही है, अगर फ्राइडे हॉलीडे है तो प्रीसीडिंग वर्किंग डे एक दिन पहले ये ले लिया जाएगा। ठीक है, पेनल्टी इसमें लग जाती है यदि टाइमली नहीं होता है तो 5% तक की। ठीक है,
आगे हम इसमें देख लेते हैं असेट्स इन इंडिया। असेट्स इन इंडिया जो कि क्वार्टरली यहाँ पे बताई जाती हैं। अब क्वार्टरली में क्या है, एवरी बैंकिंग कंपनी हैज़ टू मेंटेन इन इंडिया सर्टेन अमाउंट ऑफ असेट एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 25 ऑफ BR एक्ट। ये सेक्शन 25 में दिया गया है BR एक्ट के कि हर बैंकिंग को अपनी असेट्स यहाँ रखनी होगी फ्राइडे ऑफ एवरी क्वार्टर, लास्ट फ्राइडे ऑफ एवरी क्वार्टर। ठीक है, उसके बाद 70 कितना रखनी पड़ेगी, तो 75% रखनी पड़ेगी। जो क्वार्टरली एसेट्स होती है वो याद रखिएगा 75, ठीक है। और उसके बाद ये क्वार्टरली रहता है 3 मंथ के एंड में जैसे ही होता है। तो अब ये कौन कौन सा क्वार्टर लिया जा रहा है, जनवरी टू मार्च, उसके बाद ऐसे करके मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर। बाकी ये फिर सिंपल चीज़ें यहाँ दी गई हैं। 2 चीज़ काम की है, कितना % रहेगा एसेट्स इन इंडिया। ये क्वार्टर वाला जो है इसमें एसेट्स रखनी पड़ेगी 75%, ठीक है। इसमें भी रिटर्न्स का दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है अपना फ्रॉम द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में 1 मंथ के अंदर, जैसे क्वार्टर ख़त्म हो जाता है उसके बाद 1 मंथ के अंदर इसका रिटर्न जो है करना होता है, ठीक है। लेट्स सम अप, आप फिर रीड कर लीजिएगा। ये जो टॉपिक आज हमने पढ़ा, स्टार्टिंग के 2-3 पॉइंट तो ज़्यादा काम के नहीं थे, उसके बाद सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम की थी। हम बात करें बैंकिंग ऑम्बड्समैन की, चाहे हम बात करें CRR, SLR, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तक केवल इन टॉपिक्स में से आ सकते हैं, इसीलिए इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा और इनको लिख कर रखिएगा, लास्ट में रिवाइज में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 4th यूनिट। बाकी देखिए एक बार क्वेश्चन इसमें से भी मैं आपको बता देती हूँ कैसा बनता है। अभी हमने पढ़ा था रिजर्व बैंक में इशू डायरेक्शन टू बैंकिंग कंपनीज अंडर सेक्शन 21 ऑफ BR एक्ट। अब सेक्शन 21 ऑफ BR एक्ट के अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन इशू करती हैं, काय का, ऑडिट का, कैपिटल स्ट्रक्चर का, लोन एडवांस का या इसका। तो हमने पढ़ा था जैसे कि लोन एंड एडवांसेस, आपको अगर याद होगा तो देखिए इसका आंसर भी यही है, लोन एंड एडवांसेस। ऐसे एक क्वेश्चन आप ये देखें कि द अमाउंट ट्रांसफरेबल ऑफ द रिजर्व फंड बाय द बैंक इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया ऑफ द प्रॉफिट ईच ईयर। ये रिजर्व की बात हो रही है, कितना % रखना पड़ता है, तो 25 दिया है, 20 दिया है। अब हमने पढ़ा जैसे 20%, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। इन सबको आपको याद रखना है। अगर बुक्स आपने अभी तक नहीं ली है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर मंगा लीजिएगा, क्योंकि अभी से उसके नोट्स बनाते चलेंगे, टिक करते चलेंगे, तो लास्ट में रिवीजन में आपको बहुत काम आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।